नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो अगला जो अपन अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे अपन राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का। देखिए 1919 से लेकर 1947 तक का जो सारा मामला बनेगा वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। और सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं गांधी जी का जीवन परिचय। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। तो गांधी जी का जन्म तो हो रहा है कब? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। जन्म स्थान गुजरात का काठियावाड़, और काठियावाड़ का स्थान होगा पोरबंदर। तो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। तो देखिए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का पूरा नाम या गांधी जी का नाम है मोहन दास। गांधी जी का नाम मोहनदास और पूरा नाम इनके पिता का नाम साथ जुड़ के हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो राजनीतिक गुरु होंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जी थे महादेव गोविंद रानाडे, और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। देखिए भाई, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, और महादेव गोविंद रानाडे को
महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात कौन होंगे? महादेव गोविंद रानाडे। तो एक बार वापस देख लीजिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, गांधी जी का नाम मोहनदास, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले, और आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। और एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जब गांधी जी की आयु 13 वर्ष थी, तो 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी का विवाह, यहां गांधी जी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के 4 पुत्र भी थे। गांधी जी के पुत्र 4। अपना प्रारंभिक अध्ययन करने के बाद, देखिए, प्रारंभिक अध्ययन पूर्ण करने के बाद गांधी जी 1889 ईस्वी में कानून का अध्ययन करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए और 1891 ईस्वी में गांधी जी ने कानून का अध्ययन पूर्ण किया और 1891 ईस्वी में गांधी जी वापस भारत आ गए और अहमदाबाद में गांधी जी ने अपनी वकालत प्रारंभ की। अहमदाबाद के एक अदालत में गांधी जी ने अपना वकालत प्रारंभ किया। तो देखिए, 1889 ईस्वी में गांधी जी कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 ईस्वी में गांधी जी कानून का अध्ययन पूर्ण करके वापस भारत आए और अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 1893 ईस्वी में गांधी जी को एक कंपनी का मुकदमा, नाम था दादा अब्दुल्ला एंड पारसी कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड पारसी कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। और कब जा रहे हैं भाई? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब अपन बात करेंगे, देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रेल मार्ग द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। तो देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में अनिवार्य पंजीकरण कानून और रंग भेद नीति, ये 2 कानून प्रचलन में
स्वयं गांधी जी को भी रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ा। उन दिनों प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा में कोई भी काला व्यक्ति गोरे व्यक्ति यानी अंग्रेजों के साथ बैठकर यात्रा नहीं कर सकता था। गांधी जी ने जब डरबन से ये प्रिटोरिया जा रहे थे तो इन्होंने प्रथम श्रेणी का रेल टिकट लिया और जब ये कोच में बैठे तो उस समय उसमें कोई अंग्रेज विद्यमान नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही रेल मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर रुकी, गांधी जी वाले कोच में एक अंग्रेज चढ़ा। तो गांधी जी को देखते ही अंग्रेज आग बबूला हो गया। स्थानीय पुलिस की मदद से उस अंग्रेज ने गांधी जी को रेल से नीचे उतार दिया। तो ध्यान रखेंगे कौन से स्टेशन पर गांधी जी को रेल से नीचे उतारा गया। तो स्टेशन का नाम होगा मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्के मारकर रेल से नीचे उतार दिया गया। देखिए, गांधी जी वैसे तो कुछ ही समय के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन बाद में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक लंबा समय व्यतीत किया। लगभग 22 वर्षों तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किए। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो लगभग 22 वर्षों का जो टाइम रहा वो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत हुआ। तो आगे देखते हैं क्या बनता है अब। तो गांधी जी स्वयं अंग्रेजों की रंग भेद नीति का शिकार हुए और दक्षिण अफ्रीका में 2 कानून मैंने अभी आपको बताए, अंग्रेजों की रंग भेद नीति और अनिवार्य पंजीकरण कानून। तो देखते हैं आगे, देखिए। (1894) ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की और 1904 ईस्वी में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1909 ईस्वी में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का शीर्षक था हिंद स्वराज। 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज के अतिरिक्त गांधी जी की अन्य पुस्तक भी है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास। देखिए, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, हिंद स्वराज, ये गांधी जी की पुस्तकें थी। और हिंद स्वराज गांधी जी ने कब लिखी? 1909। तो मूल बात यह है कि यह हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है
वो मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? तो देखिए, मूलतः गांधी जी की यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी हुई है। गुजराती भाषा में इन्होंने ये पुस्तक लिखी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। अब बात आती है, देखें, यह सत्याग्रह शब्द गांधी जी को किसने सुझाया? तो सत्याग्रह शब्द गांधी जी को मदनलाल गांधी, सत्याग्रह शब्द गांधी जी को मदनलाल गांधी के द्वारा सुझाया गया। और यह सत्याग्रह शब्द डेविड थोरो के उपन्यास सिविल डिसओबीडियंस से लिया गया है। देखिए, सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया और यह सत्याग्रह शब्द जो है वो गांधी जी को मदनलाल गांधी के द्वारा सुझाया गया। और यह सत्याग्रह शब्द जो है वो डेविड थोरो के उपन्यास सिविल डिसओबीडियंस में लिया गया है। तो आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को दो पदक दिए गए। जुल्लू पदक और बोअर पदक। दो पदक भी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में दिए गए, जुल्लू पदक और बोअर पदक। अब देखते हैं 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नौ जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और प्रथम प्रवासी दिवस 2003 को मनाया गया था और 2023 का जो प्रवासी दिवस है वो बेंगलोर में मनाया गया। 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलोर में मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसी उपलक्ष्य में जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है जो पहला 2003 में मनाया गया था
और 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलोर में आयोजित किया गया। तो अगला देखते हैं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था भाई। 1914 से 1918, 1914 से 1918 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रारंभ में गांधी जी को अंग्रेजों की न्याय प्रियता में बड़ा विश्वास था और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग दिया। स्वयं गांधी जी गांव गांव घूमकर भारतीय युवकों से सेना में भर्ती होने की अपील की। अतः गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अस्थायी एम्बुलेंस सेवा की स्थापना भी की। तो एक तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। गांधी जी स्वयं गांव गांव घूमे और गांव गांव घूमकर भारतीय युवकों से सेना में भर्ती होने की अपील की। अतः गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। दूसरा, युद्ध के दौरान गांधी जी ने अस्थायी एम्बुलेंस सेवा की भी स्थापना की। पच्चीस मई 1915, 25 मई 1915 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 25 मई 1915 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो आगे देखते हैं, अपन देखिए गांधी जी की उपाधियां। तो कौन कौन सी उपाधि है और किस किसने दी है, इसकी चर्चा करते हैं कि गांधी जी की उपाधि क्या क्या है और किसने गांधी जी को यह उपाधि दी। तो देखिए मित्रों, पहला है राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा है सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन रेडियो से संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी मांगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है और गांधी जी ने
सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, जबकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार की संज्ञा दी। बापू, बापू कहा है सरोजनी नायडू। तो बापू की संज्ञा या बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दी है? सरोजनी नायडू ने दी है। महात्मा, महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि दी गई किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, देखिए मित्रों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की संज्ञा दी। तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापू सरोजनी नायडू, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं आगे और कौन सी उपाधियां हैं। देश द्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी चर्चिल ने। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो उसी दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर, फ्रैंक मोरेंस, यह भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी जी को एक ब्रिटिश नागरिक, नाम था फ्रैंक मोरेंस, इस ब्रिटिश नागरिक ने जब गांधी जी सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो इस फ्रैंक मोरेंस ने कहा था कि बड़ा ही अद्भुत नजारा है कि एक अर्धनग्न फकीर सेंट पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही उपाधियां गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे भाग लेने के लिए, उस समय दी गई थी। देशद्रोही फकीर चर्चिल के द्वारा कहा गया, अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरेंस के द्वारा कहा गया। मलंग बाबा, मलंग बाबा कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा है। और ध्यान रखेंगे मित्रों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो मलंग बाबा कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राजनीति का बच्चा, भारतीय राजनीति का बच्चा गांधी जी को कहा है एनी बेसेंट। आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने भारत में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। मद्रास के निकट एक अडियार नाम का स्थान पड़ता है। इस अडियार में एनी बेसेंट के द्वारा जो संगठन बनाया गया था
वो था अखिल भारतीय होम रूल लीग, जबकि होम रूल लीग एनबी सेंट से पहले बाल गंगाधर तिलक ने गठित किया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग है वो स्थानीय संगठन था। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अडियार मद्रास में एनबी सेंट के द्वारा की गई थी। अगला नाम है बोल्शेविक, किंतु ईमानदार। बोल्शेविक किंतु ईमानदार, यह उपाधि गांधी जी को दी गई थी विलिंगटन के द्वारा। विलिंगटन ने गांधी जी को बोल्शेविक किंतु ईमानदार की संज्ञा दी। तो ये थी गांधी जी की उपाधियां। पहली उपाधि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापू सरोजनी नायडू, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, देशद्रोही फकीर चर्चिल, अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरेंस, मलंग बाबा, खान अब्दुल गफ्फार खान और भारतीय राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट, बोल्शेविक किंतु ईमानदार वेलिंगटन के द्वारा गांधी जी को कहा गया। तो अब आगे देखते हैं। भारत में गांधी जी का सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का सत्याग्रह। तो देखिए मित्रों, भारत में गांधी जी के जो सफल सत्याग्रह हैं वो 3 रहेंगे। 3 सफल सत्याग्रह होंगे, उसके बाद गांधी जी का कोई सत्याग्रह सफल नहीं माना जाता। तो पहला देखिए क्या क्या होते हैं। CAK चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल्स मजदूर आंदोलन, फरवरी 1918, और तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन मार्च 1918। ये 3 सत्याग्रह और इनका क्रम भी यही रहेगा। CAK चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल्स मजदूर आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का होगा, अहमदाबाद मिल्स मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 का होगा और खेड़ा किसान आंदोलन मार्च 1918 का होगा। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अपन लेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। देखिए भी, चंपारण बिहार, कहां है चंपारण? बिहार में है। और चंपारण में एक तो थी 3 कठिया पद्धति, और दूसरी थी गिरमिटिया पद्धति। तो देखो मित्रों, चंपारण में 2 समस्याएं थी, एक तो 3 कठिया पद्धति और एक गिरमिटिया
पद्धति। यानी 3 कठिया पद्धति का मतलब हो गया कि किसानों को अपनी 15% भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रत्येक किसान को अपनी 15% भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 टू 15%। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। और लगातार नील की खेती करने से भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। दूसरा, गिरमिटिया पद्धति। तो देखिए, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में खपत बढ़ी तो इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड का औद्योगिक नगर है मैनचेस्टर, उसमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी और उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। तो यहां से मजदूरों को जबरदस्ती इंग्लैंड भेजा जाने लगा और एक तरह से ये बंधुआ मजदूर प्रथा थी भी। तो चंपारण की समस्या से गांधी जी को जो अवगत करवाएंगे, चंपारण की समस्या से गांधी जी को अवगत करवाने वाला व्यक्ति राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण की समस्या से अवगत करवाया और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी के साथ उनके निजी सचिव महादेव देसाई, गांधी जी के निजी सचिव होंगे महादेव देसाई, ये गए साथ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि गांधी जी के साथ चंपारण गए और गांधी जी ने चंपारण में जो 3 कठिया और गिरमिटिया पद्धति थी, इन दोनों को समाप्त करवाया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। देखिए मित्रों, अभी पहले अपन बता चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया, जबकि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया। और ध्यान रखेंगे, भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो आगे चलते हैं फिर दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918। देखिए, अहमदाबाद में क्या समस्या थी, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे। देखिए, अहमदाबाद जो कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, भारत की जो वस्त्र उद्योग है वो अहमदाबाद में है। तो यहां पर एक बीमारी फैली हुई थी, प्लेग। इस कारण से कुछ समय के लिए फैक्ट्रियां बंद सी हो गई थी। तो जब फैक्ट्री रीओपन हुई, दोबारा खोली गई, तो मजदूरों ने 50% प्लेग बोनस की मांग की। 50% प्लेग बोनस मांगा गया मजदूरों के द्वारा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को 25% बोनस देने के लिए तैयार थे। इसमें भी गांधी जी का हस्तक्षेप हुआ और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी की सहयोगी रही एक महिला जिसका नाम था अनसुईया बेन।
अनसुयाबेन इस आंदोलन में गांधी जी की सहयोगी रही। अंत में गांधी जी और एक मिल मालिक जिसका नाम था अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ और मिल मालिकों ने मिल मजदूरों को 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। और इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। प्रथम बार गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान की गई थी। तो गांधी जी ने इसमें 35% बोनस मजदूरों को दिलाया। यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल सत्याग्रह था। अंतिम बात करेंगे, गांधी जी का अंतिम सफल सत्याग्रह जो होगा वो खेड़ा किसान आंदोलन होगा। मार्च 1918। खेड़ा गुजरात में है और ध्यान रखेंगे गांधी जी के द्वारा एकमात्र किसान आंदोलन होगा जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। खेड़ा किसान आंदोलन एकमात्र किसान आंदोलन है जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। देखिए, खेड़ा में एक तो अकाल की स्थिति थी और अकाल की स्थिति के दौरान किसानों पर जो लगान था वो बढ़ा दिया गया और जबरन लगान वसूल करने का आदेश दिया गया। अंत में गांधी जी ने इसमें किसानों का पक्ष लिया और सरकार और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो किसान लगान देने में सक्षम है उन्हीं से लगान लिया जाए। यह एक गुप्त समझौता था। यह गांधी जी का भारत में तीसरा और अंतिम सफल सत्याग्रह था। इसके बाद गांधी जी का कोई सत्याग्रह सफल नहीं हुआ। हालांकि गांधी जी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, लेकिन इनके बाद जो गांधी जी के आंदोलन चले वो सारे असफल रहे। गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन होगा और वो भी असफल। इसकी चर्चा अपन करेंगे आगे वाली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।